Welcome to Apex classes to a digital platform. Myself खिमराज मकवाना, योर साइंस एजुकेटर। आज हम ह्यूमन सिस्टम मानव तंत्र का एक और सिस्टम पढ़ रहे हैं, उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। क्या होता है उत्सर्जन तंत्र और कहाँ ज़रूरत पड़ती है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में हर अंग विज्ञान की भाषा में पढ़ा जाता है और उत्सर्जन तंत्र को ही हम पढ़ने वाले हैं। आज दो तंत्र पहले पढ़ चुके हैं। पहला पाचन तंत्र पढ़ा था, एक रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ा था और आज बात करने वाले हैं किसके, उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीटरी सिस्टम। डायग्राम आपके सामने है एक उत्सर्जन तंत्र का, जिसमें किडनी वक्र होता है, यूरिन ट्यूब होती है, एक ब्लैडर होता है, यूरेथ्रा यानी मूत्राशय होता है। और इस प्रकार से हम आज बात करने वाले हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र की। बात करते हैं सबसे पहले उत्सर्जन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला पार्ट है बोर्ड के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और ज़्यादा नंबर का मार्क्स है का ये पार्ट है। तो अपन बात करते हैं उत्सर्जन की। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं, बात सबसे पहले आती है उत्सर्जन कहते किसे हैं। तो उत्सर्जन कहाँ ज़रूरत पड़ती है, तो अपन कहेंगे वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागा जाता है। शरीर से बाहर त्यागा जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन एक्सक्रीशन कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो ये तो हुई उत्सर्जन की परिभाषा। नेक्स्ट देखें, उत्सर्जन की परिभाषा के बाद में हमारे शरीर में क्या क्या होता है। हमारे शरीर में भोजन के उपापचय के फलस्वरूप, यानी जब भोजन का डाइजेशन हो जाता है, पाचन हो जाता है, तो भोजन के उपापचय के फलस्वरूप यूरिया, यूरिक अम्ल और CO2 आदि अपशिष्टों का निर्माण होता है। अपशिष्टों का क्या होता है, निर्माण होता है। कुछ जीवों में अमोनिया का भी होता है। अपन हमारे शरीर में बात करें तो यूरिया का और CO2 ऐसे चीज़ों का निर्माण होता है भोजन के अपघटन के बाद या उपापचय के बाद। लेकिन दूसरे जीवों की बात करें तो किसी में अमोनिया का भी निर्माण होता है, किसी में यूरिक अम्ल का होता है, किसी में यूरिया का होता है, CO2 का तो कई जीवों में होता ही है। ये सभी नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ। ये सारे के सारे है अपशिष्ट पदार्थ, लेकिन इनको अपन क्या कहते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। ये अपशिष्ट नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अतः ये सभी नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। नहीं, इसमें साथ में क्या जुड़ी होती है, नाइट्रोजन भी होता है। और ये नाइट्रोजन आंशिक रूप से क्या होता है, जहरीला होता है, विषैला होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या होता है, नुकसानदायक होता है। तो अपन बात करते हैं, अतः ये पदार्थ विषैले होते हैं, अतः इन पदार्थों को
शरीर से बाहर, इन पदार्थों को शरीर के बाहर त्यागना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। जो ये पदार्थ होते हैं उनको शरीर से बाहर त्यागना बहुत ही क्या होता है, आवश्यक। क्यों होता है आवश्यक? क्योंकि ये कैसे होते हैं, विषैले होते हैं। कैसे होते हैं? ये सारे के सारे जो पदार्थ होते हैं वो कैसे होते हैं, विषैले होते हैं। तो सारे पदार्थ होते हैं वो विषैले होते हैं। सारे पदार्थ कैसे होते हैं, विषैले। देखो, उत्सर्जन की परिभाषा आपको याद रखनी है, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागा जाता है, क्या कहलाता है, अपशिष्ट कहलाता है। नेक्स्ट देखें, हमारे शरीर में भोजन के उपापचय के फलस्वरूप, जब भोजन का उपापचय होता है, अपघटन होता है, तो CO2 है, यूरिया है, अमोनिया है, ऐसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का क्या होता है, निर्माण होता है। और ऐसे नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना जरूरी होता है। क्यों होता है जरूरी? क्योंकि ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और ये आंशिक रूप से क्या होते हैं, जहरीले होते हैं, विषैले होते हैं। इसलिए इन पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना क्या होता है, बहुत ही अत्यंत आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखें, ऐसे ही हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा, फुफ्फुस द्वारा या फेफड़ों द्वारा लंग्स कहते हैं उनको, फेफड़ों द्वारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। ये उत्सर्जन का मैंने एक आपको एग्जाम्पल बताया, का उत्सर्जन होता है या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो ये एक आपको मैंने एग्जाम्पल बता दिया कि क्या बताया कि हमारे शरीर में से फेफड़ों द्वारा CO2 का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। देख लें एक बार, उत्सर्जन किसे कहते हैं, अच्छा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखें, वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागा जाता है, क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है, एक्सट्रेशन कहलाता है। हमारे शरीर में भोजन के उपापचय के फलस्वरूप अमोनिया, यूरिया, CO2 आदि का निर्माण होता है और ये क्या होते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। कैसे पदार्थ होते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। अतः इनको शरीर से बाहर त्यागना अत्यंत क्या होता है, आवश्यक होता है। शाबाश। नेक्स्ट देखें, ऐसे ही हमारे शरीर में फेफड़ों द्वारा CO2 का भी उत्सर्जन होता है। फेफड़ों के द्वारा किसका उत्सर्जन होता है, शाबाश, किसका उत्सर्जन होता है, CO2 का उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट देखें, नाइट्रोजनी अपशिष्ट के प्रकार, मतलब कौन कौन से नाइट्रोजनी अपशिष्ट है जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेशन करते हैं, यानी बाधा उत्पन्न करते हैं, जहरीले होते हैं या अपन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होते हैं। उन सब के बारे में, कौन कौन से होते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ, मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला होता है, वो होता है अमोनिया। कौन सा होता है, अमोनिया, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है यूरिया। कौन सा होता है, यूरिया। ये भी क्या है, यूरिया भी एक प्रकार का क्या है, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ। देखो इसमें भी क्या आ रहा है, देखो NH4, यानी इसके अंदर भी नाइट्रोजन होता है, सब में नाइट्रोजन होता है। तो ये अमोनिया है, यानी अमोनिया। दूसरा कौन सा है, यूरिया। यूरिया का सूत्र भी ऐसा ही होता है, क्या होता है भाई, NH2CO तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यूरिया का सूत्र आगे काम आएगा, इसलिए हमने यहीं पे पढ़ लिया। यूरिया का सूत्र क्या होता है, NH2CO, ठीक है, NH2CO, ये यूरिया का सूत्र होता है, NH2CO, ये यूरिया का सूत्र होता है NH2CO। तो ये यूरिया है। और यूरिया के बाद तीसरा पढ़ेंगे एक और हम, यूरिक अम्ल। क्या पढ़ेंगे, यूरिक अम्ल।
यूरिक एसिड। तो ये एक तो हो गया अमोनिया, दूसरा पढ़ेंगे यूरिया, और तीसरा क्या पढ़ेंगे, यूरिक अम्ल। अगर आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि इन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के नाम लिखिए, तो क्या कौन कौन से होते हैं, एक होता है अमोनिया, एक होता है कौन सा, यूरिया, और एक होता है कौन सा, यूरिक अम्ल। शाबाश। नेक्स्ट बात करते हैं, देखें एक एक के बारे में बात करते हैं। अमोनिया क्या होता है, कौन इसका उत्सर्जन करते हैं, और ये कैसे होता है, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो नेक्स्ट देखें आप, अमोनिया क्या कहते हैं इसको, अमोनिया। तो देखें अमोनिया का सूत्र मैंने आपको बता दिया, NH4 होता है। अब ये क्या होते हैं और इनका उत्सर्जन कौन करता है। अमोनिया का उत्सर्जन भी कुछ जीव होते हैं जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है, तो ऐसे जीव जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करे, अमोनिया का उत्सर्जन करे। ऐसे जीव जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में किसका उत्सर्जन करे, अमोनिया का उत्सर्जन करे, ऐसे जीवों को अमोनिया उत्सर्जी जीव कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनिया उत्सर्जी जीव कहते हैं। इनको अमोनोटेलिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक। देखते हैं लिख के, तो देखो वे जीव जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, 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 ऐसे जीवों को अमोनिया उत्सर्जी जीव या अमोनोटेलिक जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इनको, अमोनोटेलिक जंतु कहते हैं, जो किसका उत्सर्जन करे, अमोनिया का। वे जीव जंतु जो अमोनिया नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, वे जीव जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करे, अमोनिया का उत्सर्जन करे, उन्हें क्या कहते हैं, अमोनिया उत्सर्जी जीव कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक जंतु कहते हैं। अपन इनकी उदाहरण की बात करते हैं। उदाहरण कौन कौन से वो जीव है जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो अस्थिल मछलियाँ कौन करती है, अस्थिल मछलियाँ, याद रखना है। अस्थिल मछलियाँ, कुछ होते हैं जलीय कीट। कौन होते हैं भाई, जलीय कीट। ज़्यादातर मछलियाँ होती है, कुछ जलीय कीट भी होते हैं जो किसका उत्सर्जन करते हैं, किसका करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे जीवों को क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक जंतु कहते हैं। नेक्स्ट देखें, अब देखो ऐसे जो जीव होते हैं, ऐसे जीवों को अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। ये था अमोनिया उत्सर्जी जीवों के बारे में। ये क्वेश्चन 1 नंबर का पूछा जाता है। अमोनोटेलिक जंतु किसे कहते हैं, उसके उदाहरण भी लिखिए। तो वे जीव जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में किसका उत्सर्जन करे,
अमोनिया का उत्सर्जन करे, ऐसे जीवों को क्या कहते हैं? अमोनोटेलिक जंतु कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अपन कह सकते हैं कि अस्थिल मछलियां हैं या जलीय कीट होते हैं, जो एक्वेटिक इंसेक्ट रहते हैं यानी जल में रहने वाले जीव होते हैं, वो किसका उत्सर्जन करते हैं? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। और हमने नीचे लिख दिया कि ऐसे जीवों को क्या होती है? अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है अमोनिया का उत्सर्जन वही करेंगे जो ज़्यादातर किस में रहते हो? जल में रहते हो। ठीक है, तो ऐसे जीवों को अपन अमोनोटेलिक जंतु कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा ही आता है, अमोनोटेलिक जंतु किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण भी लिखना आपको, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। तो 1 नंबर हमने पढ़ लिया, एक नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ हमने पढ़ा। कौन सा पढ़ा? अमोनिया। कौन सा पढ़ा? अमोनिया पढ़ा हमने। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट कौन सा है? यूरिया। कौन सा है? यूरिया। ये भी क्या है? नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ है। तो सबसे पहले अपन अब इसके सूत्र के बारे में बात करते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। तो देखो हमने पढ़ा था कि इसका जो सूत्र होता है किसका? यूरिया का। इसका सूत्र होता है NH2CONH2, NH2CONH2, NH2CONH2। ये इसका सूत्र होता है किसका? यूरिया का। आना चाहिए बिल्कुल आपको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी के सेशन में। तो देखें यूरिया क्या है और वो जीव जंतु जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको क्या कहते हैं, ये भी एग्जाम में आता है। तो देखो जैसे अमोनिया में लिखा वैसे ही लिखना है। वे जीव जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करे। किसका करे? यूरिया का उत्सर्जन करे, उसे यूरियोटेलिक अच्छे से देखना, यूरियोटेलिक जंतु क्या कहते हैं उनको? यूरियोटेलिक जंतु या यूरिया उत्सर्जी जंतु कहलाते हैं। जंतु कह दो, जीव कह दो, जंतु कहलाते हैं या यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहलाते हैं। जंतु कहो या प्राणी, एक ही बात है, प्राणी कहलाते हैं। तो ये आपको आना चाहिए। ये आपको आना चाहिए कि यूरिया उत्सर्जी प्राणी किसे कहते हैं। तो वे जीव जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करे? यूरिया का उत्सर्जन करे, उनको क्या कहते हैं? यूरिया उत्सर्जी जंतु या यूरियोटेलिक जंतु कहते हैं। और यूरिया का सूत्र आपको आना चाहिए NH2CONH2। नेक्स्ट बात करते हैं इसका उदाहरण है सभी स्तनधारी, लगभग सभी स्तनधारी जो किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का। तो वे सभी लगभग स्तनधारी वो किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट देखें, इसके साथ साथ में स्तनधारी जैसे कौन? जैसे स्तनधारी में कौन आते हैं? मनुष्य, गाय, भैंस, कुत्ता, हिरण, सभी हिरण, खरगोश, ये सभी कैसे हैं? ये सभी के सभी यूरिया उत्सर्जी जीव कहलाते हैं। कैसे जीव कहलाते हैं? यूरिया उत्सर्जी जीव कहलाते हैं। तो ये सभी कैसे जीव है? यूरिया उत्सर्जी जीव कहलाते हैं। तो यूरिया भी एक प्रकार का नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। मनुष्य के शरीर में क्या होता है, ये कैसे बनता है, इसके बारे में भी बात करते हैं।
तो देखें हमारे शरीर में अमोनिया के निर्माण को, अमोनिया का जब निर्माण हो जाता है तो अमोनिया के निर्माण को यकृत द्वारा किस में परिवर्तित कर दिया जाता है? कम हानिकारक यूरिया में। हमारे शरीर में अमोनिया को यकृत द्वारा ऐसे लिख सकते हैं, तो अमोनिया के तो हमारे शरीर में अमोनिया को यकृत द्वारा कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ध्यान रखें, हमारे शरीर में कोशिकाओं द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है, लेकिन यकृत इसको क्या करता है? रक्त में से लेकर किस में परिवर्तित कर देता है? कम हानिकारक पदार्थ यूरिया। यानी अमोनिया हमारे शरीर के लिए क्या है? ज़्यादा विषैला है, ज़्यादा टॉक्सिक है। यूरिया उससे क्या है? कम नुकसानदायक है। तो हमारा यकृत ये काम करता है, और यकृत भी एक प्रकार का कैसा अंग है? ये यकृत खुद एक क्या है? उत्सर्जित अंग है। ये उत्सर्जन खुद करता है, बिलीवर्डिन व बिलीरुबिन का उत्सर्जन करता है ये खुद। और एक काम और कर रहा है कि अमोनिया को किस में? कम हानिकारक पदार्थ किस में परिवर्तित कर देता है? यूरिया में। अर्थात हमारे यकृत भी बहुत अच्छा काम करता है। तो ये था दूसरा नाइट्रोजनीय अपशिष्ट पदार्थ, कौन सा? यूरिया। नेक्स्ट बात करते हैं यूरिक अम्ल। क्या है? यूरिक अम्ल। बात करते हैं, देखें वे जीव जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। किसका करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ऐसे जीव जंतुओं को क्या कहते हैं भाई? ऐसे जीव जंतुओं को यूरिया उत्सर्जी जीव जंतु या प्राणी, यूरिया उत्सर्जी प्राणी या यूरिकोटैलिक जंतु। वो तो था यूरियोटैलिक जंतु, अब ये क्या है? यूरिकोटैलिक जंतु। तो यूरिकोटैलिक जंतु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? यूरिकोटैलिक जंतु या प्राणी कहलाते हैं। यूरिकोटैलिक जंतु या प्राणी एक ही बात है, तो प्राणी कहलाते हैं। तो ये भी आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना आपको। यूरिकोटैलिक जंतु किसे कहते हैं? क्वेश्चन देखो एग्जाम में आता है, कहाँ कन्फ्यूजन होता है। एक होता है यूरियोटैलिक जंतु, दूसरा होता है यूरिकोटैलिक जंतु। यूरियोटैलिक जंतु तो वो कहलाते हैं जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। किसका करते हैं? यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। जबकि वे जीव जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में किसका? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, उनको यूरिकोटैलिक जंतु कहते हैं। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं यूरियाटैलिक, और जो
यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करे उनको यूरिकोटैलिक जंतु कहते हैं, और या फिर कहते हैं यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहते हैं। तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी, एक तो होता है यूरिया उत्सर्जी प्राणी और दूसरा कौन सा है, यूरिकोटैलिक प्राणी। दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, दोनों ही एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे, दोनों में से कोई भी, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करें इसके उदाहरण की, तो देखो उदाहरण तो उदाहरण के तौर पर अपन कह सकते हैं सभी पक्षियों के साथ साथ में कुछ सरीसृप पक्षियों के नाम तो आप जानते ही हैं, तो नाम बताने की जरूरत ही नहीं। सभी पक्षी है वो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, और कुछ सरीसृप होते हैं वो भी क्या करते हैं, सरीसृप का मतलब है रेप्टाइल, जो सरक के चलते हैं, और नाम भी पता है आधा, देखो क्या लिखा हुआ है, सर्प यानी जो सांप होता है वो भी किस में आता है, सरीसृप में। जो धरती पर रेंग कर चलते हैं, रेंगने वाले जंतु किस में आते हैं, लास्ट क्लास में आप पढ़ के आए थे, सरीसृप जो रेंग कर चलने वाले जंतु होते हैं। पक्षी वर्ग भी, बर्ड्स भी आप पढ़ के आए थे, स्तनधारी भी पढ़ के आए थे। तो सभी पक्षी वर्ग तो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, और सरीसृप भी किसका करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। ये कैसे करते हैं उनके बारे में देखो नोट लगा के एक बात करते हैं कि ये जंतु जो पक्षी है, सरीसृप है, ये जंतु यूरिक अम्ल को कम जल युक्त, जिसमें पानी की मात्रा कम कर देते हैं, कम जल युक्त गोलिकाओं या तो गोलिकाओं के रूप में, गोलिकाओं या पेस्ट के रूप में, या पेस्ट जिसको अपन द्रव कह सकते हैं लिक्विड फॉर्म में आधा, और आधा पेस्ट, तो पेस्ट के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, लेकिन कम पानी युक्त, या तो गोलिकाओं के रूप में या पेस्ट के रूप में। जैसे कौवा है, तो कौवा क्या करता है, यूरिक अम्ल का ही उत्सर्जन करता है, मल के साथ में ही ये यूरिक अम्ल को पेस्ट के रूप में मिलाकर शरीर से बाहर ये उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये जो सभी पक्षी वर्ग में आते हैं वो पेस्ट के रूप में या फिर कहें गोलिकाओं के रूप में नाइट्रोजनी पदार्थों का क्या कर देते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो यूरियोटैलिक जंतु किसे कहेंगे, वे जीव जंतु जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं, ऐसे जंतुओं को यूरिकोटैलिक जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, यूरिकोटैलिक जंतु कहते हैं, या फिर यूरिया उत्सर्जी प्राणी कहते हैं। उदाहरण आपके सामने है सभी पक्षी वर्ग और कौन, सरीसृप। फिर देखो ये जंतु यूरिक अम्ल के रूप में कम जलयुक्त गोलिकाओं के रूप में या पेस्ट के रूप में क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो ये तीन हमने नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ पढ़े। नेक्स्ट देखो उत्सर्जन में प्रयुक्त होने वाले अंग। उत्सर्जन में कौन कौन से अंग है जो प्रयुक्त होते हैं, तो उत्सर्जन में प्रयुक्त होने वाले अंगों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो कौन कौन से अंग हैं जो उत्सर्जन में प्रयुक्त होते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वक्र। क्या, वक्र, जिनको अपन क्या कहते हैं, किडनी। क्या कहते हैं, किडनी, वक्र। दूसरी बात करता हूँ मैं तो त्वचा। क्या कहता हूँ उसको, स्किन, त्वचा। और त्वचा के बाद में अगर बात करें तो फेफड़े। क्या, फेफड़े। फेफड़े भी क्या उत्सर्जन करते हैं, करते हैं। तो वक्रों द्वारा क्या उत्सर्जन होता है, होता है। त्वचा द्वारा भी होता है, तो हाँ त्वचा द्वारा भी होता है। देखो कैसे कैसे होता है, जैसे अपन बात करें किसकी, वक्र की। एक और उत्सर्जी पदार्थ है कौन सा, यकृत। कौन सा है भाई, यकृत, लीवर, जिसको क्या कहते हैं, लीवर। तो देखो किडनी है, स्किन है, लंग्स है और लीवर, ये सभी क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्सर्जी। यानी इनसे कुछ हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं जिनका ये क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। बताओ मुझे अपशिष्ट उत्सर्जित
अंगों के नाम बताइए। उत्सर्जन में प्रयुक्त होने वाले अंग कौन कौन से, उनके नाम। तो कौन कौन से अंग है? पहला कौन सा है? वक्र। दूसरा कौन सा है? त्वचा। तीसरा फेफड़े। और चौथा कौन सा है? यकृत। ये सभी क्या है? उत्सर्जन में प्रयुक्त होने वाले अंग है। तो इन सभी के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि किस किस पदार्थों का उत्सर्जन करते हैं। विस्तार से इनके जब तंत्र आएंगे तो उसके साथ साथ में अपन पढ़ते जाएंगे सिस्टम के। अभी अपन पढ़ रहे हैं वक्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? किडनी के बारे में। हमारे शरीर में ये उदर भाग में एक जोड़ी किडनी होती है, वक्र होते हैं, जहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे रक्त का छनन होता है, ठीक है, रक्त का यहाँ पे फिल्ट्रेशन होता है, ब्लड का प्योरिफिकेशन होता है यकृत में, सॉरी वक्र में। तो वक्र क्या काम करता है इसके बारे में बात करते हैं। देखो वक्र, किडनी। तो वक्र किन पदार्थों को ये त्याग करता है? तो कई जीवों में तो ये यूरिया का उत्सर्जन करता है। किसका करता है भाई? यूरिया का। कुछ कुछ जीवों में ये किसका उत्सर्जन करता है? यूरिक अम्ल का। किसका करता है? यूरिक अम्ल का। और किसी किसी में अमोनिया का भी उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट अपन त्वचा की बात करें। त्वचा द्वारा क्या क्या उत्सर्जित होता है? तो आपको पता हो तो नमक। नमक को अपन क्या कह सकते हैं? लवण। क्या कह सकते हैं? लवण। तो मुख्यतः त्वचा द्वारा किसका उत्सर्जन होता है? नमक। नमक को अपन क्या कहते हैं? लवण। क्या कहते हैं? लवण भी कहते हैं। तो लवण, साल्ट के रूप में नमक का ये क्या होता है? उत्सर्जन होता है। किसके द्वारा? त्वचा द्वारा। त्वचा द्वारा एक और चीज़ का उत्सर्जन होता है, बताओ किसका? CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड कुछ होते हैं जो त्वचा के महीन कणों से निकलकर, महीन जो स्टोमेटा होते हैं, छिद्र होते हैं, वहाँ से क्या निकलती है? CO2 भी निकलती है। साथ साथ में अपन और बात करें तो कुछ मात्रा में यहाँ से यूरिया भी निकलता है। क्या निकलता है भाई? यूरिया भी निकलता है। कहाँ से? त्वचा से। नेक्स्ट अपन देखो बात करते हैं एक और, क्या? फेफड़े या लंग्स। मुख्यतः फेफड़ों का कार्य क्या होता है? तो ये होता है गैसों का विनिमय करते हैं। यानी फेफड़ों में क्या आती है? वायुमंडलीय शुद्ध ऑक्सीजन को लिया जाता है और वो ऑक्सीजन फिर रक्त के साथ में पूरे शरीर में प्रवेश करती है। रक्त में घुलित वापस CO2 कहाँ आती है? फेफड़ों में। और उस CO2 को फेफड़े वापस क्या कर देते हैं? उत्सर्जित कर देते हैं। कहने का मतलब है कि फेफड़े क्या करते हैं? CO2 किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। एक और लास्ट बच गया, कौन सा? लीवर या यकृत। लीवर क्या काम करता है और कहाँ काम आता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यकृत भी क्या है? उत्सर्जित अंग है। यानी ये भी कुछ पदार्थों का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो किसका करता है? एक तो होता है देखो बिलीरुबिन, और एक होता है बिलीवर्डिन, और एक कौन सा है? ब्ल्यूरुबिन। इन दोनों का क्या करता है? ये क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो देखें एक बार, वक्र है, त्वचा है, फेफड़े हैं और यकृत, ये सभी क्या करते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। तो इनके बारे में आपको अच्छे से आना चाहिए कि ये कौन कौन से अंग है और कहाँ कहाँ काम में आते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमने किसके बारे में बात की? वक्र के बारे में। ये किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। दूसरा त्वचा, हमारी जो स्किन होती है वो नमक, यानी ज़्यादा पसीना होता है तो नमक निकलता है, लवण निकलता है, साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, यूरिया भी निकलता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फेफड़ों की। तो फेफड़ों में से क्या निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये पदार्थ को क्या करता है? इस पदार्थ को उत्सर्जित करता है। और चौथा कौन सा पढ़ा आपने? यकृत। यकृत में क्या होता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ऐसे पदार्थों का ये क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो ये आपको बिल्कुल आने चाहिए कि कौन कौन से पदार्थ होते हैं और ये कहाँ कहाँ काम आते हैं। तो बिल्कुल ये सभी अंग होते हैं, वक्र है, त्वचा है, फेफड़े हैं और कौन सा? यकृत। ये सब कहाँ काम आते हैं? एक एक करके उत्सर्जन में प्रयुक्त होने वाले अंग। ये सभी अंग, वक्र, त्वचा, फेफड़े और यकृत, ये सब आपको याद होने ही चाहिए। और इसके आगे भी अपन चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। इसके आगे मानव में उत्सर्जन तंत्र के बारे में भी बात करेंगे। तो आज की क्लास मेरे हिसाब से समझ में आई होगी आपको।
अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो आज की क्लास के लिए आप लाइक करें, वीडियो को अत्यधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।